नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एग्रीकल्चर की इस क्लास में। इस क्लास में हम कृषि विज्ञान के तीनों विषय उद्यान, हॉर्टिकल्चर, पशुपालन, एनिमल हस्बेंड्री और एग्रोनॉमी, तीनों जो अपने एग्रीकल्चर के पार्ट है, पोर्शन है, इनके अपने जेड के हिसाब से अपने सुपरवाइजर में और इसके अलावा जितने भी एग्रीकल्चर के आईसीआर, बीएचयू जो भी कम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं उन एग्जाम्स में कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं, कौन कौन से टॉपिक्स हैं, उनके ऊपर अपन चर्चाएं करेंगे। तो सबसे पहले मैं अगर बात करूं तो राजस्थान में जो एंट्रेंस एग्जाम होता है अपनी यूनिवर्सिटीज के लिए, कॉलेज के लिए, जेट, उस एग्जाम की, और दूसरा अपना जो जॉब के लिए एग्जाम होता है 12th बेसिस पे सुपरवाइजर, इन दोनों में जो मेनली जो टॉपिक्स अपने एग्रोनॉमी के आएंगे वो कौन कौन से टॉपिक्स आएंगे उनसे अपन शुरुआत करेंगे। तो देखिए, राजस्थान भारत के शुष्क जलवायु खंड में आता है, इसलिए राजस्थान में जो अपने कंपटीशन एग्जाम्स होते हैं उनमें ज्यादातर क्वेश्चन जो अपने ड्राई फार्मिंग वाला टॉपिक है, शुष्क खेती है, उनमें से भी पुटअप होते हैं। इसके अलावा राजस्थान की मुख्य समस्या है यहां प्रॉब्लमेटिक सॉइल्स ज्यादा है, और प्रॉब्लमेटिक बोले तो समस्याग्रस्त मृदाएं, इनमें भी सबसे ज्यादा अपने लवणीय क्षारीय मृदाओं का क्षेत्रफल अधिक है। तो जो क्वेश्चंस आते हैं वो लवणीय क्षारीय मृदाएं बोले तो सेलाइन एल्कलाइन सॉइल्स में से हैं, ड्राई फार्मिंग में से हैं, इनमें से यदा कदा अपने जेट और आपका जो सुपरवाइजर है इनमें प्रमुखता से पूछे जाते हैं। तो आज का अपना मुख्य टॉपिक रहेगा इस लेक्चर में शुष्क खेती, ड्राई फार्मिंग, शुष्क खेती। अब देखिए, जैसा कि इसके नाम से ही प्रतीत हो रहा है, थोड़ा बहुत आप लोग समझ गए होंगे कि ऐसी खेती जो बरसात पे ही आधारित हो, सूखे में हो, जहां बरसात की कमी हो, जहां वाष्पीकरण ज्यादा होता हो लेकिन नमी बहुत कम रहती हो मृदा में, वहां अपनी शुष्क खेती अपन अपनाएंगे। तो शुष्क खेती में से पहले मैं एक बार मोटा मोटा आप लोगों को जो पहले अपने एग्जाम्स लगे हैं कंपटीशन एग्जाम, उनमें कौन कौन से क्वेश्चन आए वो बता देता हूं। देखिए, शुष्क खेती में जो पिछली बार जो क्वेश्चन आया था एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2018 में जो क्वेश्चन आया था वो ये था कि निम्न में से कम सांद्रता पर एट्राजीन किस प्रकार के एंटी ट्रांसपेरेंट या किस प्रकार के जो है प्रति उत्सर्जक का कार्य करेगा। तो उसका आंसर था एट्राजीन जो होता है वो किस प्रकार का एंटी ट्रांसपेरेंट है। एट्राजीन है आपका स्टोमेटा क्लोजिंग, रंध्र बंद करने वाला, रंध्र बंद करने वाला। अपन आगे जैसे इस टॉपिक के बारे में अगर पढ़ेंगे तो तब इसकी चर्चाएं करेंगे कि क्या होते हैं एंटी ट्रांसपेरेंट, कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले एग्जाम्स में आ सकते हैं, चाहे आपका जेट का हो चाहे सुपरवाइजर का हो। इसके अलावा एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2015 में जो क्वेश्चन आया था वो आया था जल ग्रहण वाटर शेड से, कि जो मिली प्रकार का जल ग्रहण होता है, मिली प्रकार का, वो मिली प्रकार का जल ग्रहण कितने हेक्टेयर क्षेत्रफल में होता है। तो देखिए दोस्तों, ये जो अपने जल ग्रहण अपन पढ़ेंगे, वाटरशेड पढ़ेंगे, तो ये वाटरशेड अपने कुल मिला के 5 प्रकार के हैं। सबसे छोटा मिनी होता है, मिनी वाटरशेड, मिनी के बाद में आता है माइक्रो, माइक्रो के बाद में आता है मिली, मिली के बाद में आता है सब मैक्रो, और सब मैक्रो के बाद में आता है मैक्रो। ये जल ग्रहण वाटरशेड जब अपन आगे जब टॉपिक पढ़ेंगे तब मैं आप लोगों को पूरा डिटेल से बताऊंगा। अभी जो क्वेश्चंस आए हैं उनके ऊपर फोकस कर रहा हूं। तो मिनी जल ग्रहण सबसे कम क्षेत्रफल में होता है 10 से 100 हेक्टेयर क्षेत्रफल में, और माइक्रो होता है 100 से 1000 हेक्टेयर क्षेत्रफल में, और मिली होता है 1000 से 10,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल में, और सब मैक्रो होता है 10,000 से 50,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल में, और मैक्रो होता है 50,000 से या तो अधिक बोल दो या 50,000 से 2 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में, 2 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में। तो यह क्वेश्चन भी आपका पुटअप हुआ है कि निम्न में से मिली जल ग्रहण कितने हेक्टेयर क्षेत्रफल में होता है। तो 1000 से 10,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल में। यह सुपरवाइजर में बैक टू बैक 2 बार क्वेश्चन से जो है पूछे जा चुके हैं। इसके अलावा जेट में आया था क्वेश्चन 2020 में, कौन सा क्वेश्चन आया था कि ऐसी खेती जो बरसात पे आधारित हो, जहां सिंचाई के साधनों की कमी हो, उसको क्या कहेंगे, तो उसको कहेंगे वर्षा पोषित या रेन फेड कृषि।
रेन फेड एग्रीकल्चर कहते हैं। ये Z 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब अपन फोकस करेंगे इसमें कौन कौन से कंटेंट्स आएंगे, कैसे इनको लर्न करना, उनके बारे में चर्चाएं करेंगे। तो एक बार ये मैंने मोटा मोटा थोड़ा सा जो क्वेश्चंस पुटअप हुए हैं उनके बारे में बताया है। इसके बाद में आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। इसके बाद में देखो शुष्क खेती पर अपन चर्चाएं करेंगे। शुष्क खेती अगर मैं बात करूं भारत की, तो भारत में लगभग 70% एरिया में जो है शुष्क खेती अपनाई जाती है। 70% क्षेत्रफल पे शुष्क खेती अपनाई जाती है। इसके अंतर्गत 45% अपना कुल जो फूड ग्रेन होता है, खाद्यान्न है, वो अपनी ड्राई फार्मिंग से आता है, प्लस 75% अपना जो पल्सेज होती है, दलहनी फसलें हैं, उनका उत्पादन भी किससे आता है, अपना शुष्क खेती के अंतर्गत आता है भारत में। फिर अगर मैं बात करूं शुष्क खेती में राजस्थान की, तो राजस्थान में लगभग 75% जो है क्षेत्रफल शुष्क खेती के अंतर्गत आता है, क्योंकि आपको पता है राजस्थान एक सूखा संभाव्य ड्रॉट प्रोन स्टेट है। यहां यदा कदा सूखे की संभावनाएं बनी ही रहती है ना, तो 75% जो है अपने यहां ये होता है। इसके बाद में अगर मैं बात करूं सूखे की, तो एक जो सूखा होता है ड्रॉट किसी भी स्थान को सूखाग्रस्त कब बोलेंगे, जब वहां जो सामान्य वर्षा होती है, जो औसत वर्षा होती है, जो सामान्य वर्षा होती है, या एवरेज जो रेनफॉल होता है, उससे अगर 25% कम वर्षा हो तो उस क्षेत्र को अपने सूखा क्षेत्र ड्रॉट प्रोन एरिया बोलेंगे। जैसे मान लो कि किसी स्थान पे 100 सेंटीमीटर बरसात होती है, 100 सेंटीमीटर बरसात होती है, और इस 100 सेंटीमीटर का 25% जो है 25% हो गया। अब यहां 25 सेंटीमीटर हो गया 25%। अगर 25% से कम वर्षा हो, अगर 75 सेंटीमीटर तक हो, तब तक तो ठीक है। अगर 70 से नीचे आ जाए या 50 सेंटीमीटर बरसात हो जाए, तो वह क्षेत्र किसमें चला जाएगा, 25% से कम बरसात होते ही वो सूखा ग्रस्त क्षेत्र में चला जाएगा। इसके बाद में सूखे का ही एक प्रकार होता है, वो होता है भीषण सूखा। भीषण सूखा, और इसको बोलते हैं सीवियर ड्रॉट। और सीवियर ड्रॉट होता है जब किसी स्थान पर औसत वर्षा का 50% से कम, औसत वर्षा का 50% से कम वर्षा, जैसे किसी स्थान पे 100 सेंटीमीटर वर्षा होती थी हर साल, और इस बार जैसे मान लो 40 सेंटीमीटर हुई, तो 50 से भी कम हो गई। इसका मतलब वो सीवियर ड्रॉट या भीषण सूखे की स्थिति वाला स्थान कहलाएगा। तो ये आप थोड़ा सा देख लेना, ये सूखे के प्रकार है ना। फिर सूखे के बाद में अपने ये जो अपनी ड्राई फार्मिंग होती है, शुष्क खेती होती है, इसके 3 प्रकार होते हैं, है ना। तो एक तरफ मैं लिख देता हूं क्रम संख्या, फिर इसके बाद में अपनी जो खेती का प्रकार हो जाएगा, फिर इसको बांटा जाता है वर्षा के आधार पे, और वर्षा हमेशा ली जाती है रेनफॉल मिलीमीटर में, एमएम में। और इसके बाद में यहां फसलों का जीवन काल कितने दिन का होता है, लाइफ साइकिल ऑफ क्रॉप्स, फसलों की जीवन अवधि कितनी होती है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। अब देखिए सबसे पहले खेती का प्रकार आता है, वो आता है आपकी शुष्क खेती, जो अपना टॉपिक है शुष्क खेती, जिसको इंग्लिश में ऊपर दे रखा है ड्राई फार्मिंग कहते हैं। ये अपनाई जाती है जहां 750 mm से कम वर्षा हो। और अपने राजस्थान की जो औसत वार्षिक वर्षा होती है, राजस्थान की औसत वार्षिक वर्षा, औसत जो वर्षा होती है वार्षिक वर्षा, वो 575 mm है, यानी लगभग 57.5 सेंटीमीटर है। और ये जो खेती अपनाएंगे वो 750 mm से कम। तो अधिकतर राजस्थान में शुष्क खेती ही अपनाई जाती है, कुछ जिलों को छोड़कर, हाड़ौती क्षेत्र को छोड़ के, है ना,
थोड़ा सा कोटा आ गया, बूंदी, बारा, झालावाड़, थोड़ा सा आपका बांसवाड़ा, डूंगरपुर, इस एरिया को छोड़ के समस्त राजस्थान में 750 mm से ही कम बरसात होती है। और यहां अपनाई जाने वाली खेती भी कौन सी होती है? शुष्क खेती। तो फसलों की अवधि होती है यहां 75 दिन से कम, यानी लगभग 2-2.5 महीने से कम, यानी जल्दी से पकने वाली फसलें यहां ली जाती है जो शीघ्र उत्पादन दे। फिर इसके बाद में 2 नंबर पे आता है शुष्क खेती के बाद में शुष्क भूमि खेती। शुष्क भूमि खेती जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ड्राईलैंड फार्मिंग। ड्राईलैंड फार्मिंग यह अपनाई जाती है 750 से 1150 mm वर्षा वाले क्षेत्रों में, और यहां फसल की अवधि होती है 75 से 120 दिन, लगभग 2.5 महीने से लेकर 4 महीने के बीच की फसल अवधि यहां ली जाती है। फिर इसके बाद में 3 नंबर पे आता है अपने ज्यादातर जो डूंगरपुर, बांसवाड़ा और जो हाड़ौती क्षेत्र है, इसमें जो है अपन ड्राईलैंड फार्मिंग अपनाते हैं हाड़ौती क्षेत्र में। इसके बाद में फिर आता है अपना वर्षा पोषित खेती। वर्षा पोषित खेती जिसको बोलते हैं रेन फेड फार्मिंग। रेन फेड फार्मिंग, और यह अपनाई जाती है ज्यादातर राजस्थान में। इस प्रकार की कोई खेती नहीं अपनाई जाती है। यह खेती वहां अपनाई जाती है जहां अत्यधिक बरसात होती हो, जहां सिंचाई के साधनों की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि टाइम टू टाइम आपको जब जब पौधों में इरिगेशन चाहिए, जब जब फसलों में इरिगेशन चाहिए, उस समय अगर बारिश हो रही है तो आपको सिंचाई का साधन कुआं है, ट्यूबवेल है, तालाब है, बावड़ी, उनकी आवश्यकता ही नहीं है। तो यह भारत में ज्यादातर पूर्वोत्तर राज्यों में, आसाम है, मेघालय है, सिक्किम है, त्रिपुरा है, इधर की तरफ अपनाई जाती है जहां 2000 mm तक बरसात हो जाती है। तो जहां 1150 mm से ज्यादा बरसात हो, वर्षा पोषित है, सिंचाई के साधनों की आवश्यकता नहीं होती है, बरसात पे आधारित होती है। जेड 2020 में क्वेश्चन भी आया है। और यहां लंबी अवधि की फसलें अपन उगाते हैं जिनकी अवधि हो 120 दिन से ज्यादा, 4 महीने से ज्यादा की, क्योंकि फसल जितने ज्यादा दिन होगी उतनी उसको ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है, और यहां पानी की शॉर्टेज रहती ही नहीं है, कमी रहती ही नहीं है। इसलिए आप लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप्स को इसमें आप शामिल कर सकते हो। तो यह भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में, भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में अपनाई जाती है। क्वेश्चन आपको बिल्कुल सिंपली पूछा जा सकता है सीधा सीधा कि निम्न में से शुष्क खेती या ड्राई फार्मिंग कितने mm वर्षा वाले क्षेत्रों में अपनाई जाती है? तो आप ऐसी स्थिति में करेंगे 750 mm से कम। एकदम सिंपल सा कंसेप्ट, ज्यादा कुछ है ही नहीं। इसके बाद में दूसरा है जिसमें ड्राई के साथ में लैंड जुड़ जाएगा, शुष्क भूमि हो जाएगा, वहां 750 से 1150 आ जाएंगे। अपने राजस्थान के जो आर्द्र जलवायु खंड में आने वाले जिले हैं वो इसमें शामिल हो जाएंगे, हाड़ौती वाले। और तीसरी आ जाएगी जो पूर्णतः बरसात पे निर्भर है, जहां बहुत ज्यादा बरसात होती है, जहां सिंचाई के साधन की आवश्यकता ही नहीं होती है, वो हो जाएगी आपकी वर्षा पोषित खेती हो जाएगी। तो ये आप इसको थोड़ा सा देख ले, इसको उतार ले, है ना। फिर इसके बाद में शुष्क खेती के प्रकार अपन ने पढ़ लिए। अब अपन को शुष्क खेती अगर करनी है तो क्या क्या सावधानियां रखें, क्या क्या उसके सिद्धांत है, क्या क्या प्रिंसिपल है, उनके बारे में चर्चाएं करेंगे। क्योंकि राजस्थान के जो ज्यादातर पश्चिमी जिले हैं वहां खरीफ में या वर्षा ऋतु में मेनली अपन शुष्क खेती ही अपनाते हैं, तो वहां किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो अब पढ़ेंगे शुष्क खेती के सिद्धांत, शुष्क खेती के सिद्धांत। देखिए, जहां बरसात बहुत कम होती हो, जीवन आजीविका के लिए फसल उगाना भी जरूरी हो, और फसल को बेचकर जो आर्थिक स्थिति मजबूत करना भी एक चुनौती हो, वहां पहली चुनौती अपने पास में रहती है कि जितनी भी बरसात हो रही है, जितना भी पानी धरती तक पहुंच रहा है, जमीन तक, उसमें से कम पानी का नुकसान हो, वाष्पीकरण कम से कम हो। तो जो अपन शुष्क खेती करेंगे, इसका पहला सिद्धांत होता है नमी संरक्षण का सिद्धांत। नमी संरक्षण का सिद्धांत।
मॉइस्चर कंजर्वेशन का प्रिंसिपल कि पानी को बचाना है, जितना ज्यादा आप नमी को, पानी को बचा पाओगे उतनी ही आपकी शुष्क खेती सफल रहेगी। तो देखो, नमी संरक्षण के सिद्धांतों में बहुत सारी चीजें हैं जो हम कर सकते हैं। पहली चीज है कि आपकी जो मृदा है उसमें FIM गोबर की खाद या कार्बनिक खाद मिलाकर, गोबर की खाद या कोई भी कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, सड़ी गली पत्तियां, कार्बनिक खाद मिलाकर। कार्बनिक खाद क्या करते हैं? मृदा की जल धारण क्षमता को बढ़ाते हैं और मृदा में जो वाष्पीकरण होता है, जो वापस जल सूर्य के प्रकाश में उड़ता है, उसको भी रोकने का कार्य करते हैं। इसके अलावा दूसरा आता है गहरी जुताई करके। बरसात से पहले क्या करें कि मृदा में गहरी जुताई कर दें। गहरी जुताई किससे करें? एक तो चीजल प्लाऊ से और एक सब सोइलर से। यह मृदा में 40 से 50 सेंटीमीटर तक की गहरी जुताई आसानी से कर लेते हैं। 40-50 सेंटीमीटर तक की जुताई आसानी से कर लेते हैं चिजल प्लाऊ और सब सोइलर। मानसून से पूर्व, वर्षा से पूर्व गहरी जुताई करने से मृदा लूज हो जाती है, ढीली हो जाती है और जैसे ही बारिश आती है उसके बाद उस पर आप पाटा लगा दें, कुछ समय बाद में उसमें आप फसल बोएंगे तो आपकी नमी जो सूर्य के प्रकाश से वापस जो है वाष्पीकरण हो रही थी, उस नमी का जो है कंजर्वेशन हो जाएगा, संरक्षण हो जाएगा। तो दूसरा अपना सिद्धांत में चीज हो जाएगी गहरी जुताई करके। और तीसरी चीज आती है मल्च का प्रयोग करके। मल्च को हिंदी में कहते हैं पलवारना, पलवारना। देखो, मल्च क्या होती है? अपनी जो जमीन है, अपनी भूमि है, अपना जो खेत है, इसके ऊपर किसी वस्तु से अपने एक आवरण बना दे जिससे नमी का हास रुक जाए। जैसे आप अपने खेत में जैसे बारिश हो गई, उसके बाद आप घास फूस बिछा दें, इसके बाद आप पॉलीथीन की शीट बिछा दें, इसके बाद में आप जो है जैसे खड़ी फसल है और बरसात नहीं हो रही तो बीच बीच में जो पंक्ति से पंक्ति के बीच में जो जगह होती है रो टू रो, उसके बीच में आप जैसे मोटी काली मिट्टी की परत बिछा दें। फसलों के अवशेष, जैसे फसल काटने के बाद बाजरा के, मूंग के इनके अवशेष बचते हैं, वो बिछा दे। कुल मिला के मृदा को ढकना या मृदा में किसी भी वस्तु का एक आवरण चढ़ा देना जिससे मृदा नमी का हास रुक जाए, वो मल्च कहलाता है, पलवारना कहलाता है मल्च। तो मल्च में आप ले सकते हैं प्लास्टिक की शीट, इसके अलावा आप ले सकते हैं प्लास्टिक की शीट के अलावा फसल अवशेष, घास फूस, मिट्टी की परत, काली मिट्टी की मोटी परत, ये मल्च है। और मल्च का कार्य भी क्या होता है? नमी संरक्षण को बढ़ावा देना या नमी के हास को रोकना। तो ये तीन चीजें हो गई। इसके बाद में फिर आता है चौथा, मल्च का प्रयोग हो गया। फिर इसके बाद में चौथा आता है जल ग्रहण या वाटर शेड। जल ग्रहण या वाटर शेड का प्रयोग करके देखिए, जिस समय बरसात होती है तो बरसात का जो अतिरिक्त जल होता है, जो एक्स्ट्रा रन ऑफ वाटर होता है, इस अतिरिक्त जल को किसी एक जगह पे एकत्रित कर लेना, वो कहलाता है जल ग्रहण। जैसे कि इसके नाम से पता चल रहा है, जल को ग्रहण करके या संग्रहित या एकत्रित करके रखना वाटर शेड कहलाता है। जैसे अपने गांव में जो तड़ाइयां बनी हुई है वो एक प्रकार के वाटर शेड के प्रकार हैं, है ना। तो जल ग्रहण सरकार के द्वारा भी बनाए जाते हैं अलग अलग प्रकार के वाटर शेड, जल ग्रहण। तो जल ग्रहण हो गया कि वर्षा के या बरसात के अतिरिक्त जल को एक जगह एकत्रित करना जो फसलों के जीवन रक्षक सिंचाई के काम आ सके। लाइफ सेविंग इरिगेशन किसको कहते हैं? लाइफ सेविंग इरिगेशन ऐसी सिंचाई जो पौधों को क्रांतिक अवस्थाओं पर मिले। जैसे कई पौधों की एक एक दो दो क्रांतिक अवस्थाएं या एक ही है, उस पर अगर उसको सिंचाई मिल जाए तो उस समय फिर जो उत्पादन लगभग आपका बहुत कम होने की बजाय आपका ठीक ठाक उत्पादन आपको मिल जाएगा, है ना। जैसे गेहूं में मैं अगर क्रिटिकल स्टेज की बात करूं, इरिगेशन की क्रिटिकल स्टेज क्रांतिक अवस्था, तो आपकी CRI होती है, क्राउन रूट इनिशिएशन, है ना।
क्रांतिक अवस्था रहेगी आपकी शीर्ष जड़ बनते समय या मुकुट मूल बनते समय, है ना। वो अपन सिंचाई में इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, है ना। तो लाइफ सेविंग इरिगेशन के लिए जो बरसात का एक्स्ट्रा एक्सिस रन ऑफ वाटर होता है उसको कलेक्ट करना जल ग्रहण कहलाता है। इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। क्वेश्चन आता है कि जल ग्रहण जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं, छोटा भी होता है, उससे बड़ा होता है, उससे बड़ा होता है। वो कितने कितने एरिया में बनते हैं, कितने हेक्टेयर क्षेत्रफल में बनते हैं। सुपरवाइजर 2015 में यहीं से क्वेश्चन आया है। तो अब अपन जो जल ग्रहण के प्रकार पढ़ेंगे, वर्षा जल को एकत्रित करना, है ना। वर्षा जल को एकत्रित करना जल ग्रहण है। जल ग्रहण के 5 प्रकार हैं। इधर लिख देता हूं क्रम संख्या। इधर अपन वाटर शेड या जल ग्रहण पढ़ लेंगे और इधर पढ़ेंगे उनका क्षेत्रफल किसमें, हेक्टेयर में। क्षेत्रफल पढ़ेंगे हेक्टेयर में। देखो बेटा, ये जो कोरोना चल रहा है, पूरा विश्व खासकर अपना भारतवर्ष इससे जो बहुत ज्यादा परेशान है और लॉकडाउन की स्थितियां अलग अलग राज्यों में अलग अलग तिथियों पे जो अपनाई जा रही है और अपने ज्यादातर जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स वगैरह सब ऑनलाइन मोड पे ही जो बच्चों को फैसिलिटीज जो प्रोवाइड करवा रहे हैं, पढ़ाई का तरीका यही अपना रहे हैं। तो बेटा इस लॉकडाउन में आपका घर में रहना जरूरी है, लेकिन आपकी पढ़ाई को लॉकडाउन नहीं करना है, आपका भविष्य लॉकडाउन नहीं करना है ना। क्योंकि ये एक महामारी पेंडेमिक है, लेकिन आपके लिए एक अवसर भी है। क्योंकि हमने पिछली बार ये ऐसा देखा है कि जब ये पेंडेमिक महामारी आई उसके बाद में बहुत सारे इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स ऐसे थे कि उनका स्कोर काफी अच्छा ऑफलाइन क्लासेस में रहता था, लेकिन इस महामारी को उन्होंने एक फेस्टिवल की तरह घर पे एंजॉय करने लगे। घर पे रहना, यहीं खाना है, कहीं नहीं जाना, घर के सारे सदस्य यहीं पर रहते हैं। तो बेटा उसके नतीजे, उसके परिणाम ये उनको भोगने पड़े कि उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। बाकी जिन बच्चों ने इस महामारी को एक अवसर के रूप में स्वीकार किया, घर पे रुके, लगातार क्लासेस वगैरह ली, इसके अलावा जो है नोट्स वगैरह है, सीरीज वगैरह है, पेपर सीरीज, उनमें भी जिन्होंने इंटरेस्ट दिखाया वो आज एक अच्छी कॉलेज में, अच्छी यूनिवर्सिटी के पार्ट है ना। इसलिए आपका भविष्य लॉकडाउन में नहीं है, आपका कैरियर लॉकडाउन में नहीं है, आप खुद लॉकडाउन में हो। इसलिए इस महामारी को एक अवसर भी समझे। मैंने पहले के अपने मोटिवेशनल सेमिनार्स में भी एक चीज कही थी कि देखिए जो भी काम करना है ना उसकी शुरुआत कर दीजिए। उसके लिए आप एक उसका इंतजार मत करो कि मैं इसके बाद में कर लूंगा, उसके बाद में कर लूंगा, अभी तो इतने दिन पड़े हैं, अभी तो डेट का ही पता नहीं है, कोरोना में पता नहीं एग्जाम भी होंगे कि नहीं होंगे, कब होंगे कब नहीं होंगे, है ना। बेटा ये सरकार पे और उन पे छोड़ दो, आपका काम है आपका भविष्य बनाने के लिए जबरदस्त तरीके से पढ़ना, है ना। मैंने पहले भी कहा था कि आप ये फॉर्मूला अपनाओ जो मैं बता रहा हूं। कुछ बच्चे क्या सोचते हैं, जिसने बोला कल दिन गया टल, जिसने बोला परसों बीत गए बरसों, जिसने बोला आज उसी ने किया है राज। इसलिए अगर कोई कंपटीशन की दुनिया में अपना भविष्य बनाने के लिए पढ़ रहा है तो बेटा जिसने आज के लिए कमिटमेंट कर लिया कि नहीं मुझे आज ही ये सारी चीजें पढ़नी है, पूरी की पूरी चीजें मुझे आज ही लर्न होनी चाहिए। किसी भी चीज को शुरू करने का सबसे बेहतरीन दिन होता है आज, अभी, कि मुझे अभी से शुरुआत करनी है। अगर आप कल पे परसों पे टालते रहेंगे तो जैसा मैंने अभी बताया, जिसने बोला कल दिन गया टल, कल वाला कल कल करते 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 पता नहीं कितने दिन, जो बोलेगा नहीं मैं परसों कर लूंगा, आज तो मुझे ये करना है, परसों के चक्कर में तो बरसों बीत गए लोगों को। जिसने ये बोल दिया कि नहीं मैं अभी करके दिखाऊंगा, मुझे आज ही करना है, तो जिसने आज बोला तो राज उसी का चल रहा है ना। इसलिए आप लोग जी तोड़ मेहनत करें। ये महामारी कुछ दिनों का है, बाद में अपनी मेमोरीज में एक बैड मेमोरीज रहेगी कि हमारे जीवन के वो भी अनुभव जब हम स्टूडेंट्स हुआ करते थे और उस समय ऐसा ऐसा हुआ, हमारी ये सारी स्कूलें कोचिंग्स वगैरह सब बंद थी, फिर भी हम लोगों ने अच्छी मेहनत अपने घर से जैसे भी हमारे पास सुविधाएं थी किया और आज हम अच्छी जगह पे सेटल है ना। तो ऐसा है, आप लोग अपनी मेहनत को कंटिन्यू पुशअप करते रहे। फिर इसके बाद में अपन वापस चलते हैं वाटर शेड जल ग्रहण में। जल ग्रहण होता है 5 प्रकार का। मैंने कहा सुपरवाइजर में इसमें से क्वेश्चन भी आया हुआ है, तो देखिए अपन इसको ऊपर के बजाय नीचे से याद करेंगे, थोड़ा आसानी से याद रहेगा। सबसे छोटा जल ग्रहण होता है वो होता है मिनी वाटर शेड या मिनी जल ग्रहण। आपने सुना भी होगा कि हर छोटी चीज को मिनी बोलते हैं, है ना। जैसे शैंपू के जितने भी ऐड आते हैं बोलते हैं आ गया है सबसे छोटा मिनी शैंपू, या मिनी शैंपू का पैक 1.5 रुपए में हेड एंड शोल्डर क्लिनिक प्लस, है ना। तो जितनी छोटी छोटी चीजें होती है उनको मिनी बोला जाता है। मिनी के बाद में बेटा इंग्लिश में 2 टर्म्स होते हैं, आप लोगों ने पढ़े होंगे,
एक होता है माइक्रो, MICRO, माइक्रो। माइक्रो का मतलब होता है सूक्ष्म, छोटा या लघु। और एक होता है मैक्रो, MACRO, मैक्रो। मैक्रो को कहते हैं दीर्घ, दीर्घ यानी बड़ा। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ए आ जाए वो बड़ा होता है, आई आ जाए वो छोटा होता है, मैक्रो माइक्रो। तो मिनी, मिनी के बाद में जलग्रहण आता है माइक्रो, माइक्रो के बाद में आता है मिली, इन दोनों को मिला दो, मिली जलग्रहण। फिर इसके बाद में आता सब मैक्रो, यानी जो बड़ा होता है उससे थोड़ा सा छोटा, उपवरहद बोल सकते हैं आप इसको, उपदीर्घ भी बोल सकते हैं, उपवरहद। और एक होता है मैक्रो, मैक्रो यानी होता है वरहद। अपना स्वर्णिम भविष्य बनाने के लिए बातों से नहीं, रातों से लड़ना पड़ता है। मैंने पहले भी अपने सेमिनार्स में कहा था कि ये तालियों का, ये गालियों का शोर तालियों में बदल जाएगा अगर आपने पूरे जुनून के साथ में इस लॉकडाउन का भरपूर अगर फायदा उठाया तो। ये जो गालियां मिलती है जब हम लोग पढ़ रहे होते हैं, स्ट्रगल कर रहे होते हैं, उस समय कई प्रकार की हमें जो है सामाजिक आर्थिक जो है स्थितियों से गुजरना पड़ता है। इसका कहीं नहीं होना है, ये तो एवरेज है, ये पढ़ने में कमजोर है, ये लापरवाह है, या इसका तो पिछली बार ही नहीं हुआ था। तो बहुत सारी ऐसी चीजें सुनने को मिलती है। तो मेरी गारंटी, अगर आप जुनून के साथ में, एक अच्छे टाइम टेबल के साथ में, हेल्दी टाइम टेबल के साथ में अगर लगातार पढ़ रहे हो तो ये जो गालियों का शोर है ये तालियों में बदल जाएगा, ये मेरी गारंटी है। जैसे ही एग्जाम लगा और आप दुनिया के सामने सिकंदर हो, है ना, तो आप कंटिन्यू अपनी मेहनत को बनाए रखें। अब एक बार तो अपने नामांकन कर लिया है, मिनी जलग्रहण, माइक्रो जलग्रहण, मिली जलग्रहण, सब मैक्रो और मैक्रो। अब इसके सिर्फ अपन को संख्याएं लिखनी है, नंबर ही देने हैं। जैसे सबसे छोटा है तो सबसे छोटा कितने हेक्टेयर क्षेत्रफल में आता है? 10 से 100 में। जैसे कि अपन ने क्लास की शुरुआत में कहा था, यह आ जाएगा आपका 100 से 1000 हेक्टेयर क्षेत्रफल में। और यह आ जाएगा मिली, आ जाएगा 1000 से 10,000 में। यह आ जाएगा आपका 10,000 से 50,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल में। और आपका जो मैक्रो जलग्रहण है वो आ जाएगा 50,000 से 2 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में। 2 लाख लिख देता हूं, 2 लाख ही लिख देता हूं मैं ना, 2 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में, वैसे 50,000 से ज्यादा में। तो देखिए जलग्रहण में से क्वेश्चन आए तो आप लोग इसको अच्छे से रट लेंगे। मिनी, माइक्रो, मिली, सब मैक्रो, मैक्रो। 10 से शुरू करना है और 2 लाख तक आपको जाना। 10 से 100, 100 से 1000, 1000 से 10,000, 10,000 से 50,000, 50,000 से 2 लाख। तो अपन ने जो नमी संरक्षण के सिद्धांतों में गोबर डाल देंगे, कार्बनिक खाद डालेंगे, गहरी जुताई कर देंगे, इसके अलावा मल्च का प्रयोग कर देंगे, इसके अलावा जो फालतू का पानी है, अतिरिक्त जल है, उसको इकट्ठा कर लेंगे जिसको जलग्रहण बोलेंगे। और इसके अलावा आजकल जो मॉडर्न टेक्निक है, जो आधुनिक कृषि में जो तकनीकी अपना रहे हैं, शुष्क खेती में अलग अलग प्रकार के आजकल रसायन आ रहे हैं। ये रसायन क्या करते हैं कि पौधे की पत्तियों पर इनका स्प्रे करने के बाद में ये जल की हानि को, वाटर लॉस को चेक कर देते हैं, जल की हानि को रोक देते हैं। अब इनकी जल की हानि को रोकने के अलग अलग तरीके होते हैं। कोई रंध्रों को बंद कर देता है, कोई पत्ती के ऊपर एक फिल्म बना देता, आवरण बना लेता है, कोई क्या करता है कि सूर्य के प्रकाश से जब पत्तियां गर्म होती है तो सूर्य के प्रकाश को वापस परावर्तित कर देता है, रिफ्लेक्टेड कर देता है। कोई क्या कर देता है, पत्तियों की साइज ही छोटी कर देता है, जड़ें लंबी कर देता है। जितनी छोटी पत्ती होगी उतना ही जल की हानि कम होगी। तो मॉडर्न टेक्निक्स में जो आ रहे हैं उनमें हम पढ़ेंगे अब जल संरक्षण का जो सिद्धांत है उसमें नेक्स्ट 5 नंबर पे पढ़ेंगे अपन एंटी ट्रांसपेरेंट्स का यूज, यानी प्रति उत्सर्जक पदार्थों का प्रयोग। प्रति उत्सर्जक पदार्थों का प्रयोग, और इनको इंग्लिश में बोलते हैं प्रति उत्सर्जक पदार्थों को, इधर लिख देता हूं नीचे, एंटी ट्रांसपेरेंट्स। एंटी ट्रांसपेरेंट्स का प्रयोग करके ये क्या करेंगे, जल की हानि को रोकेंगे, जलहाश को रोकना। चेक द वाटर लॉस फ्रॉम प्लांट्स, पौधों से जल की हानि को रोकना। यहां से पिछली बार क्वेश्चन आ गया है, आपके सुपरवाइजर में पुटअप हुआ था यहां से क्वेश्चन। जो एंटी ट्रांसपेरेंट्स होते हैं, जो जल को हानि को रोकने का काम करते हैं, ये मुख्यतः अपने 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के ये हैं, जिनमें से 1 नंबर पे आता है आपका रंध्र बंद करने वाला। रंध्र बंद करने वाला
और रंध्र बंद करने वाले को अंग्रेजी में बोलते हैं स्टोमेटा क्लोजिंग टाइप एंटी ट्रांसपेरेंट स्टोमेटा क्लोजिंग। अगर जैसे मैं कहूं कि अपनी गर्मियों में त्वचा से पसीना आता है, अपन को बार बार जो है पानी पीने की आवश्यकता होती है, क्योंकि अपने जो छिद्र है, रंध्र है, इनमें से जो पानी की हानि हो रही है, अगर इनको कोई बंद कर दे तो आपको जो जल की हानि नहीं होगी और आपको जो बार बार पानी पीने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। तो ये रंध्र बंद करने वाले रसायन क्या करते हैं, पौधे में जो स्टोमेटा होते हैं, जहां से जल की हानि होती है, इन्हीं को बंद कर देते हैं, इनको चेक कर देते हैं, है ना। तो रंध्र बंद करने वालों को याद करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, इसमें ज्यादातर आपको एबीसीडी के शब्द मिलेंगे। कैसे, जैसे PMA, ABA, CO2, एक अलग मिलेगा आपको एट्राजीन। तो रंध्र बंद करने वालों के एग्जाम्पल आपको मिलेंगे PMA फिनाइल मर्क्यूरिक एसिटेट, फिनाइल मर्क्यूरिक एसिटेट, और इसकी मात्रा लेते हैं 10 की घात -4, इसकी लगभग मात्रा ली जाती है। पीएमए के बाद में दूसरा आता है आपका एब्सिसिक अम्ल ABA, तीसरा आता है आपका CO2 और चौथा आता है आपका एट्राजीन। एट्राजीन वैसे तो खरपतवारनाशी है, ये हर्बिसाइड है, लेकिन इसकी अगर ज्यादा मात्रा काम में लेंगे तो खरपतवारनाशी है, और कम मात्रा काम में लेंगे तो ये एक प्रकार का एंटी ट्रांसपेरेंट है, रंध्र बंद कर देता है। तो पिछली बार 2018 में यही क्वेश्चन आया था कि कम मात्रा में एट्राजीन का प्रयोग करने से वह किस प्रकार के प्रति उत्सर्जक का कार्य करेगा। तो कैसा करेगा, स्टोमेटा क्लोजिंग, रंध्रों को बंद करना। तो देखिए मैंने अभी आपको एकदम इजी तरीका आपको बताया इसको याद करने का, कि इसमें आपको एबीसीडी याद करनी है। देखो P एबीसीडी का अक्षर है, M एबीसीडी का A है, ABA एब्सिसिक अम्ल। जब अपन प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर पढ़ेंगे, पादप वृद्धि नियामक, तब इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे कि एब्सिसिक अम्ल क्या होता है, स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं। इसके अलावा ये जो है पौधों में जो है डोरमेंसी इंड्यूस करता है, सुषुप्त अवस्था को बढ़ावा देता है। कृत्रिम हार्वेस्टर भी इसको बोलते हैं। ये पौधों में हार्डनिंग डेवलप करता है, मतलब कठोरता प्रदान करता है ठंडे के प्रति, सूखे के प्रति, है ना। तो ये अलग अलग चीजों के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल ये भी रंध्र बंद करने का कार्य करता है। जैसे ही पानी की कमी होगी पौधे में, और ABA अपने आप भी बनने लग जाता है प्रोलीन, और रंध्र बंद कर लेता है। पौधे को जो है प्रतिकूल मौसम में ये बचाने का कार्य करता है, मरने नहीं देता है ना। तो देखिए एबीसीडी का अक्षर है PMA, ABA, CO2, एट्राजीन अलग है जो पूछा गया। तो रंध्र बंद करने वाले अगर आपसे पूछे किसी भी एग्जाम में एंटी ट्रांसपेरेंट, आई थिंक किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आप एबीसीडी दिमाग में रखना। इसके बाद में भैया 2 नंबर पे एंटी ट्रांसपेरेंट आता है आपका पत्ती पर आवरण बनाने वाले, पत्ती पर आवरण या परत बनाने वाले, इसको बोलते हैं अपन इंग्लिश में फिल्म फॉर्मिंग टाइप एंटी ट्रांसपेरेंट। फिल्म फॉर्मिंग टाइप ये क्या करते हैं, जैसे मैंने अभी कहा था कि अपने जो है पसीना आता है त्वचा से, स्किन से, तो रंध्र बंद कर दे तो भी नहीं आएगा। और मैं यहां अगर मान लो मोम की या कोई तेल की जो है अगर परत चढ़ा दूं, यहां फिल्म चढ़ा दूं, तो भी पसीना आना बंद हो जाएगा। तो ये भी क्या करते हैं कि पत्ती के ऊपर एक आवरण सा बना देते हैं। इनका स्प्रे करेंगे तो पत्ती के ऊपर एक आवरण बना लेंगे, परत बना लेंगे, और वो परत जल की हानि को रोकेगी। तो पत्ती पर आवरण बनाने वाले की अपनी सिंपली ट्रिक है, एक छोटी सी ट्रिक है, और वो ट्रिक है मोसी हेमो। मोसी हेमो, आपके एक मोशी है और मोशी के एक लड़का है जिसका नाम है हेमो। मोसी हेमो ये आवरण बनाते हैं पत्ती पर, फिल्म फॉर्मिंग टाइप एंटी ट्रांसपेरेंट है। तो मोसी हेमो से हो जाएगा, मोसे हो जाएगा मोबिलीफ, लीफ आती है आप समझो कि पत्ती पर आवरण है। सी से हो जाएगा सिलिकॉन, मोसी हेमो। हे से हो जाएगा हेक्साडेकेनोल, और मो से हो जाएगा मोम। मोम को इंग्लिश में बोलते हैं वैक्स। और एक तेल और लिख लेना, ऑयल या तेल,
तेल की परत भी काम में ले लेते हैं। तो देखो आपको इजी वे में बिल्कुल याद हो गया कि पत्ती पर आवरण मोसी हेमो, मो फॉर मोबिलिप, सी फॉर सिलिकॉन, हे फॉर हेक्साडेकेनोल और मो फॉर मोम, मोसी हेमो। अब आपको एक दो बार घर पे इसको आपके रफ कॉपी में लिख लिख के देखना होगा, जैसे आपके मेंटेलिटी में, आपके सबकॉन्शियस ऑफ माइंड में जो याद करने वाला दिमाग होता है उसके अंतःकरण में ये चला जाए कि ये मो का मतलब मेरे को ऐसा, तो मो से बहुत सारी चीजें होती है। मो फॉर मोबिलिप याद रखना है, सी फॉर सिलिकॉन, हे फॉर हेक्साडेकेनोल, और दूसरा मो आए तो उसका मतलब मोम वैक्स ऑयल यानी तेल होता है। तो पत्ती पर ये आवरण बना देंगे तो जल की हानि नहीं होगी तो आपकी फसल आसानी से ग्रो कर जाएगी, उग जाएगी। इसके बाद में फिर आता है तीन नंबर पे आपका आता है परावर्तित प्रकार के एंटी ट्रांसपेरेंट, और परावर्तन को बोलते हैं रिफ्लेक्शन, और ये होते हैं रिफ्लेक्टिंग टाइप के एंटी ट्रांसपेरेंट्स। देखिए इसमें अपन सफेद रंग के पदार्थों का प्रयोग करते हैं। हम लोग ये विधि अच्छी तरह से जानते हैं कि सफेद रंग जो है वो सूर्य के प्रकाश को, सोलर रेडिएशन को रिफ्लेक्ट करता है, वापस जो है परावर्तित कर देता है। इसलिए हम गर्मियों में ज्यादातर सफेद शर्ट को प्रीफर करते हैं। और जो काला रंग होता है वो हीट को एब्जॉर्ब करता है, उष्मा का अवशोषण करता है। इसलिए हम सर्दियों में जो है ब्लैक रंग के शर्ट वगैरह, ट्राउजर वगैरह ये पहनना ज्यादा पसंद करते हैं। सिंपली अगर मैं कहूं तो गाय और भैंस दोनों को अगर आप धूप में खड़ा करो तो ज्यादा धूप का एहसास किसको होगा? भैंस को, क्योंकि वो हीट को एब्जॉर्ब कर रही है और गाय हीट को रिफ्लेक्ट कर रही है। तो इसमें सफेद रंग के पदार्थों का अपन प्रयोग करेंगे। तो एक तो आपको याद आ गया होगा चूना आप देखते हैं जो अपने रोड के किनारे पे या जो सरकारी जो अपने ऑर्चार्ड वगैरह, उद्यान वगैरह, बगीचा वगैरह या नर्सरी होती है जो गांव में, तो उनमें ज्यादातर तनों के ऊपर उनके जो स्टेम्स होते हैं उन पे सफेद रंग का अपने जो रंग पोत देते हैं, है ना। तो वो एक तो उनकी पहचान हो जाता है और दूसरा उनमें जल की हानि को भी रोकता है। तो परावर्तित प्रकार का जो रसायन है वो है आपका केओलिन। ये कई दफा पूछा हुआ क्वेश्चन है भाई, और इस बार आने की पूरी संभावनाएं हैं। बहुत सारे कंपटीशंस में आता है ये, है ना, फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन है। तो केओलिन की कितनी जो प्रतिशत मात्रा काम में लेते हैं अपन? 5%। 100 लीटर पानी में 5 किलो केओलिन घोलकर आप अगर आपकी मूंग, मोट, ग्वार जो भी फसलें हैं इन पे स्प्रे करेंगे तो उनमें सफेद सा एक आवरण रहेगा, वो रिफ्लेक्शन का काम करेगा। 2 नंबर पे आता है चूना, लाइमस्टोन। तो इस प्रकार से आपको परावर्तित प्रकार के याद हो गई। फिर इसके बाद में 4 नंबर पे आते हैं वृद्धि अवरोधक, ग्रोथ रिटार्टेड। ये ग्रोथ रिटार्डेड का मैंने जब शुरू में अपन क्लास स्टार्ट की थी एंटी ट्रांसपेरेंट्स की, जब अपन बातें कर रहे थे तब मैंने कहा था इनका कार्य होता है जड़ की लंबाई को तो बढ़ा देना, यानी जड़ को तो जमीन में बहुत ज्यादा गहरा पहुंचा देना। जितनी ज्यादा गहरी जाएगी जड़ उतना ही नमी या जल का अवशोषण ज्यादा करेगी। इसके अलावा पौधे में पत्तियों की संख्या को कम कर देती है और तने की लंबाई को भी कम कर देती है, पौधे को बौना कर देती है। अगर पौधा लंबा चौड़ा विशालकाय होगा, लंबी लंबी पत्तियां होगी, ज्यादा लीफ एरिया होगा तो वाटर का जो है लॉस भी ज्यादा होगा, इवापोरेशन ज्यादा होगा तो वाटर लॉस भी ज्यादा होगा। इसलिए ये ग्रोथ रिटार्टेड क्या करते हैं? जड़ों की लंबाई बढ़ा देंगे और पौधे की जो बाह्य आकार की होती है, जो एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी होती है, उसको ये कम कर देंगे, पत्तियों की साइज को, तने की साइज को, है ना। तो इसका उदाहरण है परफेक्ट साइकोसेल, जिसको CCC के नाम से भी जाना जाता है, CCC। तो इसी के साथ में हमें नमी संरक्षण के सिद्धांतों में एंटी ट्रांसपेरेंट्स पढ़ लिए हैं। मैंने बहुत आसान तरीके से आप लोगों को समझाया है। जो जिसमें ज्यादा उदाहरण है उनको याद करने की मैंने आपको ट्रिक्स बता दी। रंध्र का नाम आते ही ABCD आ जाएगी, PMA, ABA, CO2, एट्राजीन। जहां पत्ती पर आवरण आ जाए वहां मोशी हेमो आ जाएगा, मोबिलीप, C फॉर सिलिकॉन, हे फॉर हेक्साडेकेनोल, मो फॉर मोम आ जाएगा। और जहां परावर्तित आ जाए वहां चूना याद रख लेना कि परावर्तन का कार्य करता है। चूने के साथ में केओलिन याद कर लेना, है ना, केओलिन याद कर लेना।
और इसके बाद में वर्दी अवरोधक में शाइकोसेल। तो इस प्रकार से एंटी ट्रांसपेरेंट्स हो गए। अब इसके बाद में कुछ एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस होती है, कुछ सस्ते उपाय होते हैं, वो भी शुष्क खेती में अपन अपनाते हैं। तो अब कुछ सस्ते उपायों के बारे में अपन चर्चाएं कर लेते हैं। एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस, सस्ते उपाय या जनरल मेथड, सामान्य सावधानियां। सामान्य सावधानियां उपाय कौन से? अगर आप शुष्क खेती में बीज दर ले रहे हो सीड रेट प्रति हेक्टेयर, तो आपको ज्यादा लेनी पड़ेगी, क्योंकि आप भगवान भरोसे खेती कर रहे हो। अगर मान लो बरसात कम हो, अगर मृदा में नमी कम हो और बीज दर भी अगर आपने सामान्य ले ली, जितनी लेनी थी सिंचित क्षेत्र जैसी, या आपने कम ले ली, तो ऐसी तुलना में आपके पौधों की संख्या बहुत कम हो जाएगी। इसलिए जो अपन शुष्क खेती में बीज दर लेते हैं, शुष्क खेती में जो बीज दर लेते हैं वो 10 से 15% अधिक लेते हैं, 10 से 15% अधिक लेते हैं। और बीजों को बोने से पहले 8 से 10 घंटे पानी में भिगोते हैं। 8 से 10 घंटे पानी में भिगोने से क्या होगा कि उनका जो एम्ब्रियो होता है सीड का, वो क्या करता है, वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है, कुछ हद तक उसमें नमी रहती है। अगर उस बीज को अपन बुआई करेंगे और कुछ दिन अगर बारिश नहीं हो तो वो इजीली जर्मिनेट हो जाएगा, है ना। तो उसको 8 से 10 घंटे पानी में भिगोते हैं। अच्छा, बीज दर तो अपन ने 10 से 15% ज्यादा ले ली, लेकिन जो पौधों की संख्या है, जैसे आपने बुआई कर दी, बुआई के बाद में पौधे उग आए, अब पौधे उगने के बाद में जो पौधों की संख्या है, प्रति हेक्टेयर पौधों की संख्या है, प्रति हेक्टेयर पौधों की संख्या जो है वो 10 से 15% कम रखेंगे, 10 से 15% कम रखेंगे। क्योंकि कम इसलिए रखी जाती है, अगर आप पौधों की संख्या जितनी चाहिए रिकमेंडेड होती है उतनी रखेंगे तो जल की हानि ज्यादा करेंगे। क्योंकि मैंने कहा है जितनी ज्यादा पत्तियां होगी, जितने ज्यादा पौधे होंगे, उतना ही ज्यादा वाटर का लॉस होगा, उतना ही ज्यादा इवापोरेशन होगा। इसलिए पौधों की संख्या तो रखते हैं सामान्य पौध संख्या से 10 से 15% कम, और बीज दर रखी जाती है 10 से 15% ज्यादा। अच्छा, अगर बीज दर में आप अगर भिगोने वाली बात करते हैं, अगर लवणीय क्षारीय मृदाएं होती तो उसके बीजों को अपन किससे भिगोकर या किससे उपचारित करके बोते हैं? उसको बोते सोडियम सल्फेट से, सोडियम सल्फेट के घोल से। क्योंकि सोडियम सल्फेट क्या करता है, लवणीय मृदाओं में बीजों को बोने से क्या करेगा वो कि उसमें लवणों के प्रति रेजिस्टेंसी पावर डेवलप कर देता है, सहनशीलता जो है डेवलप कर देता है, गलने नहीं देता, सड़ने नहीं देता लवणीय मृदाओं में सोडियम सल्फेट। ये 2016 में जो एओ का एग्जाम हुआ था, जिसमें हम लोगों ने भी जो पार्टिसिपेट किया था, उसमें पुटअप हुआ क्वेश्चन है, सोडियम सल्फेट से उपचारित करते हैं। तो प्रति हेक्टेयर पौधों की संख्या आ गई। अच्छा, शुष्क खेती में कई बार क्या होता है कि बारिश बहुत कम होती है, सामान्य से भी बहुत कम होती है, सीवियर ड्रॉट की कंडीशन आ जाती है। ऐसी स्थिति में अपन क्या करते हैं, बीच बीच में से पौधे उखाड़ देते हैं। ज्यादा पौधे रहेंगे, ज्यादा पानी का नुकसान करेगा। कई बार और ज्यादा अगर मान लो स्थिति विकट हो जाए तो ऐसी स्थिति में अपन क्या करेंगे, लाइन की लाइन, रो की रो, पूरी पंक्ति की पंक्ति हटा देते हैं। तो सूखे के दौरान या जब बरसात कम हो उस स्थिति में शुष्क खेती में पौधे की पंक्तियों को हटाना, पंक्तियों को हटाना क्या कहलाता है, स्किप रो प्लांटिंग कहलाता है। पूरी की पूरी लाइन ही हटा दी आपने बीच में से। जैसे आपने ये बाजरा बो रखा था और बरसात कम हो गई तो पूरी की पूरी लाइन को ही आपने हटा दिया, इसको हटा दिया, तो स्किप रो प्लांटिंग कहलाता है। स्किप रो प्लांटिंग। स्किप आप लोग यूट्यूब पे जो वीडियोस देखते हो तो उससे पहले एडवर्टाइजमेंट आता है, अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो आप उसको स्किप कर सकते हो, हटा सकते हो, रिमूव कर सकते हो। तो स्किप का मतलब हटाना, रो का मतलब पंक्ति, प्लांटिंग यानी पौधे, तो स्किप रो प्लांटिंग होता है। इसके बाद में फिर कई बार क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है जनरली कि कौन सा पोषक तत्व है जो पौधों को शुष्क खेती में सूखे से बचाता है। तो जो फास्फोरस होता है,
फास्फोरस सूखा प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, ड्रॉट रेजिस्टेंट है, फास्फोरस सूखा प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। अगर एक खेत में आपने बाजरा बोया है बिना डीएपी का यूज किए, डीएपी में क्या होता है, फास्फोरस होता है, और एक खेत में आपने बाजरा बोया है डीएपी का प्रयोग करके, फास्फोरस का प्रयोग करके, तो और दोनों ही खेत में एक ही तारीख को, एक ही तिथि को बुआई हुई है, और जब बरसात नहीं होगी तो इस स्थिति में जिसमें आपने फास्फोरस का प्रयोग किया है, डीएपी डाली है, उस खेत में बाजरा मुरझाएगा, लेकिन थोड़े समय बाद में, जबकि इस खेत का बाजरा जल्दी मुरझाएगा। अच्छा, फिर यह क्वेश्चन भी कई बार पूछ लिया जाता है कि सूखे के दौरान पौधे कौन सा हार्मोन का संश्लेषण करते हैं, तो पौधे करते हैं प्रोलीन हार्मोन का, प्रोलीन का, और प्रोलीन के अलावा एबीए का, एब्सिसिक अम्ल का, और एब्सिसिक अम्ल का मैंने अभी आप लोगों को बताया था, ये रंध्र बंद करेगा, है ना, रंध्र बंद करने का कार्य कर देगा, और ये पौधों में प्रतिकूल परिस्थितियों में पौधे को मरने से बचाता है, प्रतिकूल परिस्थितियों में, है ना, प्रतिकूल परिस्थितियों में पौधे को मरने से बचाता है। तो ये हो गया आपका एबीए और ये प्रोलीन। तो ये कुछ टिटबिट्स थे, इनको भी आप थोड़ा बहुत देख लेना। इसके बाद में लास्ट इसमें चीज आती है कि जब आप शुष्क खेती कर रहे हो तो ऐसी स्थिति में आप क्यों ना कम अवधि वाली सूखा सहनशील किस्मों का ही चुनाव करो। जैसे फसलें ऐसी उगाओ जो 2-2.5 महीने में उत्पादन दे दे, और उनकी भी ऐसी किस्में अपनाओ जो सूखा सहनशील हो। तो अब लास्ट वन अपन पढ़ेंगे फसलों की सूखा सहनशील किस्में, ड्रॉट रेजिस्टेंट वैरायटीज ऑफ वेरियस क्रॉप्स, फसलों की सूखा सहनशील किस्में। तो ये आपको वैसे भी रटनी है फटाफट कौन कौन सा क्या क्या है ना। तो आप अपनी 11th-12th की बुक से या किसी से भी देख सकते हो, शुष्क खेती वाले चैप्टर में ज्यादा समझाने वाली इसमें चीजें हैं नहीं, फिर भी मैं कुछ मोटी मोटी आप लोगों को बता देता हूं। बाजरा है तो बाजरा में आपकी WCC 75 है, ये आपकी अर्गट रोग प्रतिरोधी भी है। अर्गट जिसको चेपा या गोंदिया बोला जाता है, क्लेविसेप्स फ्यूजिफॉर्मिस नामक कवक से होती है। इसमें जो आपका सिट्टा होता है उसमें गोंद जो है पूरे सिट्टे में गोंद भर जाता है, और यह गोंद सूखने के बाद में एक जहरीला एल्केलॉइड बनाता है जो मनुष्य के लिए हानिकारक होता है। जहरीले एल्केलॉइड्स भी बनते हैं इसमें ना। तो WCC 75 है, इसके अलावा MH 179 है, इसके बाद में आपका आता है RCB2 है, HHB 67 है। HHB 67 का जैसा नाम है उतने दिनों में पकती है, 60-70 दिन में पककर तैयार हो जाती है। इसके बाद में अपन चलते हैं अपने ज्वार में, शोरगम में। शोरगम को कैमल क्रॉप भी कहते हैं, है ना, मोटे अनाजों का इसको जो है राजा भी बोला जाता है। ज्वार में CSH 6 है, 9 है, 14 है, SPV 96 है, ये सूखा सहनशील किस्में हैं। फिर इसके बाद में अपन चलते हैं अपने मोठ में। मोठ की किस्में कई दफा कई कंपटीशन में ऐसे ही पूछी जाती, बिना सूखा सहनशील भी पूछ लेते हैं। मोठ की अपने SKN से निकली हुई किस्में कौन कौन सी है, जड़िया और ज्वाला। इसके अलावा है RMO 40, इसके अलावा है IPCMO 880। ये मुख्यतः आपकी ये जड़िया ज्वाला और RMO 40, और इनसे भी पहले पकने वाली एक्स्ट्रा मैच्योरिंग जो वैरायटी है मोठ में वो है FMM 96। तो ये थोड़ी सी देख लेना आप किस्में। फिर इसके बाद में चलते हैं अपूर्ण किस्मों में ही। तिल में, तिल को तिलहनी फसलों की रानी भी कहते हैं। तिल के तेल में जो है, तिल के तेल का संरक्षण, यानी ये खराब क्यों नहीं होता, क्योंकि इसमें सिसेमोल होता है। तिल का वानस्पतिक नाम सिसेमम इंडिकम होता है। तिल की वैरायटियों में आप लिखेंगे एक तो TC 25,
एक वैरायटी है जो शाखा रहित है, इसमें फलियां ही फलियां आती है, पत्तियां और टहनियां आती नहीं है ना। तो TC25 के बाद में आती है आपकी C50, जिसको प्रताप के नाम से भी जाना जाता है, C50 या प्रताप। इसके अलावा TC25 हो गया, C50 हो गया, फिर इसके बाद में लिखेंगे RT 46 है, 351 है, ऐसे अलग अलग है RT के सीरीज है ना, RT 46, 351, राजस्थान तिल करके आता है RT है ना। RT से आप लोग रजनीगंधा तुलसी मत लेना है ना, RT। ये RT जो 351 है, इसका क्वेश्चन WO में आया हुआ है। ये चौगर्दी फलियों वाली किस्म है, चौगर्दी फलियां, चौगर्दी फलियां इसमें पाई जाती है, यानी बहुत ज्यादा मजबूत और मोटी है ना, डिफॉर्मेटेड जो है इसमें पॉड्स पाए जाते हैं, चौगर्दी फलियां। तो ये हो गई आपकी तिल की। फिर इसके बाद में आता है मूंग, मूंग के अंदर आती है पूसा बैशाखी, पूसा बैशाखी को टाइप 44 भी कहते हैं, टाइप 44 या पूसा बैशाखी। ये गन्ना में इंटरक्रॉपिंग के काम में आती है, गन्ना में इंटरक्रॉपिंग, इंटरक्रॉपिंग का मतलब होता है जैसे 4 लाइन तो गन्ना की आ गई, फिर एक मूंग की आ गई, ऐसे करके इंटरक्रॉपिंग, यानी अंतरासस्य ऐसा कुछ बोलते हैं इंटरक्रॉपिंग। मूंग के अंदर फिर इसके बाद में आ जाएगी K851 है, SML 668 है, पूषा बैशाखी है, SML 668 है, K851 है, टाइप 44 हो गई है ना। तो ये कुछ मूंग की वैरायटियां आ जाएगी। फिर इसके बाद में अपन पर चलेंगे सरसों में, सरसों में आ जाएगी आपकी पूषा बोल्ड है, पूषा कल्याणी है, वरुणा है, वरुणा का दूसरा नाम T59 भी है, कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। वरुणा, वरुणा अगर सरसों की है तो अरुणा किसकी है? अरंडी की है, कैस्टर की, कैस्टर की है, ऋषिनश कम्युनिश की है, अरंडी की है ना, अरुणा उत्परिवर्तित किस्म। इसके अलावा फिर सरसों की बायोटेक्नोलॉजी से, जैव प्रौद्योगिकी से बनी हुई किस्म कौन सी है? पूसा जय किसान, जिसको बायो 902 भी कहते हैं, बायो 902 पूसा जय किसान। ये 1958 में किसने खोजी? VL चोपड़ा ने। जैव प्रौद्योगिकी से बनी हुई है, बायोटेक्नोलॉजी से। बायोटेक में भी कौन सी विधि से बनी हुई है? ये काई की ये संकरण से बनी हुई है, ये सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन, एसेक्सुअल प्रोपोगेशन जिसको बोल सकते हो आप, सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन से बनी हुई है ये। इसके अलावा सरसों की प्रथम संकर किस्म में, जो सुपरवाइजर का पेपर आपका आउट माना गया था, उदयपुर ने लिया था 2013-14 में, उसमें पूछी हुई थी। तो सरसों की प्रथम संकर किस्म है आपकी NRC HB 506, प्रथम संकर किस्म। फिर सुका सहनशील सरसों में ही किस्म आती है दुर्गामणि, और दुर्गामणि जो है आपकी, जो ब्रूम रेप होता है, जिसको अपन बोलते हैं ओरोबंकी, ओरोबंकी प्रतिरोधी है। ओरोबंकी प्रतिरोधी किस्म है ये। इसके बाद में अपन वैरायटियों में अगर देखें, अच्छा इसमें आप मूंग में RMG 62 भी कर लेना, RMG 62। इसके बाद में अगर अपन बात करें तो उड़द, उड़द की सुपरवाइजर 2013-14 जो पेपर आउट हुआ था, उसमें क्वेश्चन आया था, बरखा है, कृष्णा है, T9 है। उड़द के बाद में आती है अरहर, अरहर की जो सबसे जल्दी पकने वाली किस्म है प्रभात, प्रभात के बाद में T27। अच्छा, अरहर की प्रथम संकर किस्म कौन सी है? ICPH 8 है, ICPH 8। ये 1991 में इकरी शेड से विकसित है, 1991 में। इसके बाद में उड़द हो गया, अरहर हो गया, मूंग मोट हो गया, चौला ले लो, लोबिया जिसको कहते हैं, चौला में C152 है और RC19 है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फसलें थी, उनकी वैरायटीज मैंने आप लोगों को यहां पे
लिखाई है, आप लोग इसको थोड़ा सा देख लेना। इस प्रकार से अपना जो शुष्क खेती का टॉपिक है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट है। कुछ बड़े कंपटीशंस में जो आपके 12th लेवल से ज्यादा हायर एजुकेशन के जो होते हैं बीएससी एमएससी लेवल पे, उनमें कई बार जैसे अभी हमारे एससीएफ का पेपर था, उसमें एग्रीकल्चर के पेपर में पूछा गया था कि नमी न्यूनता सूचकांक का सूत्र क्या होता है। तो आपको एक सिंपली ऐसे ही बता देता हूं, मैं लिख देता हूं जल्दी से। नमी न्यूनता सूचकांक यानी नमी की अगर कमी होगी तो उसका इंडेक्स क्या होता है, इसको शॉर्ट में बोलते हैं MDI, मॉइस्चर डिफिशिएट इंडेक्स, और ये होता है P माइनस PET बटा PET इंटू 100। यहां P का मतलब होता है प्रिसिपिटेशन, प्रिसिपिटेशन का मतलब होता है वर्षण, और यहां PET का मतलब होता है पोटेंशियल ऑफ इवापोट्रांसपिरेशन, पोटेंशियल ऑफ इवापोट्रांसपिरेशन का मतलब होता है वाष्पोत्सर्जन विभव। हालांकि यहां इस टॉपिक को ज्यादा समझाने की आवश्यकता है नहीं, इसलिए आप थोड़ा सा इसका सूत्र देख लेना कि MDI मॉइस्चर डिफिशिएंट इंडेक्स का जो फॉर्मूला होता है P माइनस PET अपॉन PET इंटू 100 होता है ना। P मींस प्रिसिपिटेशन, PET मतलब पोटेंशियल ऑफ इवापोट्रांसपिरेशन। ठीक है, ओके, थैंक यू।